अब हम अपने मौजू की तरफ आएँ। आज का मौजू है तामीर शख्सियत। इसमें भी ये काफ़ी चीज़ें हम हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। शख्सियत का लफ्ज़ बोलते हैं हम, तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि शख्सियत क्या चीज़ है। अब ये गुफ्तगू होगी, सेशन ही होगा। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, फिर मिलजुल के उसका एक जवाब पे मुत्तफ़िक होंगे। शख्सियत को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? शख्सियत क्या होता है जी? रिकग्निशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, खास इंसानी रवैयों का इजहार जो खास सीक्वेंस में जाए उसको शख्सियत है। मेरे उर्दू के स्पेलिंग के लिए पेशगी माजरत, ठीक है। शख्सियत का दारोमदार किस चीज़ पर है? चलें थोड़ी सी आपकी बातों को मिला के, तो अगर मैं ये कहूँ कि शख्सियत का दारोमदार अमाल पर है, ठीक है जी। अगर किसी आदमी की तबीयत में, शख्सियत में अच्छे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी तो बज़ाहिरन उसके अमाल ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसके अमाल को देख के कहेंगे ये अच्छी शख्सियत का मालिक है। और अगर किसी शख्स की शख्सियत में बुरे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे ये बुरी शख्सियत का मालिक है। तो अमाल, शख्सियत का दारोमदार हो गया। अमाल के मजमूए को शख्सियत कहते हैं। अब अमाल के मजमूए में अच्छे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी तो शख्सियत अच्छी डिक्लेयर हो जाएगी, और अगर बुरे अमाल ज़्यादा होंगे तो बुरी शख्सियत। ये बड़े सादा तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि जो लीडरशिप और मैनेजमेंट पे किताबें हैं और जो हमारी रिलीजियस साइकोलॉजी है इसको मर्ज कर दूँ, तो ये मैप और ये डिटेल आपको ना किसी इस्लामी किताब में मिलेगी और ना ही किसी अंग्रेज़ी किताब में जमा शुदा मिलेगी। ये कम्बिनेशन से है सारा। अमाल का दारोमदार किस पर होगा? नियत होगी। नियत का दारोमदार किस पर है? जो तालीमात है माइंड सेट पे और अकायद पे। नियत से पहले क्या करते हैं आप? इरादा। अगर इरादे और नियत को फ़िलहाल हम एक ही समझ लें, तो जब आप किसी चीज़ की नियत कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सोचना हो गया। अब हम मुश्किल सवालात की तरफ आते हैं। सोचने को डिफ़ाइन करें। सोचना क्या चीज़ है? थिंकिंग क्या होती है? आपके हवास के ज़रिए जो नॉलेज आपको मिलती है उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या होता है? अभी आपको आपकी सोच को मवाद कहाँ से मिल रहा है इस पे नहीं जा रहे। सोचना बजाते खुद क्या है? प्रोसेस टू रीच एंड रियलिटी ऑफ थिंग्स, आइडियाज, बिलीफ। प्रोसेस एक अमल है जो किसी भी शय के असल हकीकत इदराक तक पहुँचना है। उस टोटल प्रोसेस को सोच या थिंकिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? एक टोटल प्रोसेस एक सर्कुलेटेड थिंकिंग है जो ठीक है, प्रोसेस है ना। सोच एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस में हो क्या रहा होता है? या जब आप सोच विचार कर रहे हो तो क्या कर रहे होते हैं? अब मैं अकेला बैठा ही सोच रहा हूँ, आपको तो नहीं पता ना, तो गौर फिक्र कर रहे होते हैं। ये होता क्या है गौर फिक्र? अवेलेबल नॉलेज के ऊपर नॉलेज और माहौल। अगर मैं आपकी सारी बातों को जमा करूं और अपने लफ्ज़ों में इस तरह से बयान करूं कि ये सवाल और जवाब की एक नशिस्त है जो आपके जहन के अंदर कायम है, यानी अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये सवाल और जवाब की नशिस्त है जो आपके जहन में है।
जब आप किसी मसले पर सोच रहे होते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। अगर आपको सवाल किसी ने दिया है और उस पर सोच रहे हैं तो आप उसके डूज़ एंड डोंट्स के हवाले से उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं एक मसले के हवाले से। इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब को पढ़ते पढ़ते आपके जहन में किताब ही की तरफ से एक सवाल आया, वो सवाल आपके जहन में आ गया। अब किताब को पढ़ के उसके बकिया हिस्सों से आप उसके जवाब की तलाश में हैं। या किसी उस्ताद ने सवाल दे दिया कि कल आप इसका जवाब ढूंढ के लाएं, तो जवाब की तलाश में होंगे ना। तो जब आप सोच रहे होंगे ना, तो ये बड़ी गौर से देखिएगा, सोचने में सवालो जवाब ही हो रहा होता है। आप किसी मसले पर या किसी के सवाल के जवाब की तलाश में होंगे या अपने ही सवाल के जवाब की तलाश में होंगे। और जब जवाब की तलाश में होंगे तो अगर आपको जवाब वैरायटी में मिल गया, एक सवाल के 5 जवाब मिल गए, तो फिर आप उनको इवेलुएट करेंगे कि मैंने कौन सा जवाब, किस जवाब का इंतखाब करना है हतमी तौर पर। तो इवेलुएशन करना, सिलेक्शन करना, बस ये सोच विचार का मौजू है। अगर कभी ये वो डेफिनेशन है जो बड़े हाई लेवल की जो थिंकिंग स्किल्स के ऊपर किताबें हैं उसमें लिखी हुई है। और जब आप इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो सोचना इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, सोच में और फ़िक्र में क्या फ़र्क है? फ़िक्र एक ख़ास नज़रिया, सोच एक अमूमी भी हो सकती है। सोच में रब्त होती है, फ़िक्र में रब्त होता है, आइडिया नहीं मिल सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। और कोई आप कुछ फरमा रहे हैं? इसके बरक्स भी हो सकता है। इसके बरक्स क्या मतलब? इसके बरक्स क्या मतलब? फ़िक्र जो है वो सोच नतीजा हो सकता है। सोच वो है जो रैंडमली हमारे ज़हन में बात आती है, ये फ़िक्र तो होती है जो ज़हन में बैठ जाती है किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी खास ज़हन। एग्जैक्टली। अब आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल, अब आप सबकी बातों को यकजा करके अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जब आप सोच रहे होते हैं तो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, जब आप सोच रहे होंगे तो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में हैं। उस एनालिसिस से गुज़रकर जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो उस नतीजे को फ़िक्र बोलते हैं। इसलिए सोचने वाले बहुत हैं, मुफक्किरीन कम हैं। क्लियर? ये जो भी मैं आपको आज थ्योरी दे दूँगा, आप इसको बाद में फिर अपने एंड पे इवैल्यूएट कीजिएगा, मज़ीद इसको खंगालिएगा। सोचना एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है। कुछ लोग देखें, वैगन का जो ड्राइवर है वो भी सोच रहा होता है, तांगे वाला भी सोच रहा है, रेडी वाला भी सोच रहा है, रिसर्च में बैठा हुआ जो आदमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो भी सोच रहा है, नौजवान भी सोच रहा है, बुज़ुर्ग भी सोच रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग गैर शऊरी सतह पर सोचते हैं और कुछ लोग शऊरी सतह पर सोचते हैं। तो हम जिस सोच की बात करें ये शऊरी काविश है, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ थॉट या सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट। ये साइंटिफिक अप्रोच होगी तो सोचना बनेगा। इसलिए आइंस्टाइन का या गालिबन मार्क ट्वेन का है जुमला कि मैं दुनिया का बेहतरीन मुसन्निफ़ हफ्ते में एक आध मरतबा सोचने की सलाहियत पैदा करने से हुआ। आप चलते फिरते भी तो सोचते हैं ना। किसी ने कोई बात कही तो इंसान कहीं सोच में गुम हो गया, कोई नगमा सुना तो कहीं सोच में गुम हो गया। ये भी सोचने की किस्में हैं, मगर वो सोच जो किसी फ़िक्र को पैदा करने की सलाहियत रखे वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है, महज सोचना नहीं होता। इसलिए सोचने वाले में भी फ़र्क होता है। अगर सोचने में फ़र्क ना हो और एक ही बात हो तो फिर आपकी सोच में और कायदे मोहतरम की सोच में क्या फ़र्क रहेगा? इसीलिए बाहर के मुल्कों में और बाहर की यूनिवर्सिटियों में थिंकिंग स्किल्स के ऊपर सेमिनार होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, किताबें लिखी गई हैं ताकि तालिब इल्म को जब तक सोचने समझने की सलाहियतों से प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करेंगे
तो बाद के यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स में और असातिज़ा के लेक्चर से वो प्रॉपर्ली मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकेगा। हाँ, मिलजुल के सोचना। थिंक टैंक में ये होता है कि वो कुछ लोग जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें अच्छी होती हैं, तो अगर एक आदमी की अच्छी है, 4 आदमी उसी अच्छी सलाहियत के साथ मिलजुल के बैठ जाएंगे तो आपका थिंक टैंक हो जाएगा। ठीक है ना? एक हमारी पार्लियामेंट भी है। ठीक है। अब सोच विचार से जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं उसको फ़िक्र बोलते हैं, और जब आप उस फ़िक्र को अमल में ढालने का इरादा करते हैं, नीयत करते हैं, तो ये होगा। तो अब आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब आपका शख्सियत का दारोमदार अमाल पर, अमाल का नीयत पर, नीयत का फ़िक्र पर होगा, और फ़िक्र का सोच पे। लेकिन ना, मैं मिसाल के तौर पे मेरा कोई मज़हब नहीं अभी, मेरे सामने ईसाईयत भी है, यहूदियत भी है, हिंदुइज़म भी है और इस्लाम भी है। तो मैं इन सब का मुवाजना कर रहा हूँ। मुवाजना करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खूबी है, इसमें कहीं को खामी तो नहीं। तो अभी मैं सोच के प्रोसेस में हूँ। सोच के प्रोसेस के बाद मैंने डिसाइड कर लिया इस्लाम ही सबसे दुरुस्त मज़हब है। तो मैंने जब इस हतमी नतीजे पर पहुँचा तो मैंने इस्लामी तालीमात को कबूल कर लिया। तो इस्लाम अब मेरा फ़िक्र और फ़लसफ़ा और नज़रिया बन गया। और जब मैंने उस फ़िक्र और फ़लसफ़े को अमल में ढालने का इरादा किया तो फिर वो नीयत के थ्रू अमाल में बदलेगा। ऐसे ही। ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँचे? सोच तक। शख्सियत का दारोमदार अमाल पर, अमाल का नीयत पर, नीयत का फ़िक्र पर, फ़िक्र का सोच पे। सोच का दारोमदार किस पर होता है? अकल, इंट्यूशन। सोच का दारोमदार जी ज़रूरत पर, ज़रूरत के टाइम मुशाहिदा है। आप में से कोई ऐसे साहब जिन्होंने ज़िंदगी में कभी यहूदियत का मुताला नहीं किया, को हाथ खड़ा करें। कोई ऐसे साहब जिन्होंने ज़िंदगी में कभी यहूदियत का मुताला ना किया? अच्छा, आपने नहीं किया कभी। अब मैं आपको ये ज़िम्मेदारी सौंप दूं कि यहूदियत पर कुछ सोच विचार करें, कर लेंगे? तो सोच का दारोमदार किस पर होगा? नॉलेज पे। ठीक है। अब इस ग्राफ को देखें। जितना इल्म उतनी सोच, जितनी सोच उतनी फ़िक्र, जिस तरह की फ़िक्र वैसी नीयत, जैसी नीयत वैसे माल, जैसे माल वैसी शख्सियत। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम यहाँ तक आ गए। जब आप फ़िक्र को अमल में ढालने का इरादा करते हैं वो नीयत हो जाएगी ना। और ये सिर्फ आपको बता दूं, इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है कि अगर आपने अच्छी फ़िक्र की, अच्छा इरादा किया और उसको अमल में ना ढाल सके तो आपको नीयत का सवाब मिल जाएगा। बाकी दुनिया के सारे मज़ाहब में जब तक आपका फ़िक्र अमल में ना बदले, अमल सरजद ना हो जाए, गुनाह या सवाब नहीं मिलता। और अगर बुरी नीयत की और अमल में नहीं ढालने का मौका मिला तो गुनाह नहीं मिलता उस पर, वो आपके नामा माल में नहीं लिखा जाता। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस्लाम का फ़ोकस इंसान की अच्छाइयों पे इतना है कि वो चाहता है इसमें से जितनी अच्छाइयाँ इसके नामा माल में रिकॉर्ड हो सकें वो अच्छी हैं। ये मैं इसको वाइप कर दूँ, आप क्लियर लें। अच्छा, एक इसमें रह गया चीज़। क्या चीज़ मिसिंग है? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उनका जितना इल्म होता है उसके मुताबिक अमल नहीं होता। तो क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? इल्म को अमल में ढालने तक, या जिसको जितना इल्म होता है वो उसके इल्म तो होता है, वो उस पर अमल भी करना चाहता है मगर अमल सरजद नहीं होता उससे। परसेप्शन की कमी। जी, इरादा कमजोर है। एक आदमी यूनिवर्सिटी से एमफिल कर लिए, पीएचडी कर लिए, उसने इदारे में अप्लाई कर दिया रिसर्च में जॉब के लिए। ठीक है, अब उसके पास इल्म है या नहीं?
है। अब उसने रिसर्च स्कॉलर के लिए अप्लाई किया, अब वो अपनी रिसर्च को अपने अमल में ढालना चाहता है, जो भी थीसिस प्रोड्यूस करना है, बुक लिखनी है, जो भी है। तो रिसर्च वाले क्या करते हैं, उसको एक चेयर दे देंगे, एक टॉपिक एक दे देंगे, आप उसको हैं नहीं, अभी हम उधर नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जॉब दे रहे हैं एक रिसर्च स्कॉलर को, खुदा न खास्ता मैं ही आ जाऊँगा तो राना फारूक साहब मेरा इंटरव्यू लें, मेरे लिए एक सीट रख दें, कंप्यूटर रख दें, ठीक है, उसके बाद मुझे छोड़ दें। ऐसा होता है यहाँ, गाइडेंस देते हैं आप कुछ अर्से के लिए, ताकि आपके माहौल में, मैं आपके माहौल के मिजाज और उसकी रिक्वायरमेंट और काम की का जो प्रोसेस है उससे वाकफियत हासिल करने के लिए कुछ अर्सा मैं इनके साथ रहूँगा, ये गाइड करेंगे लम्हा, और उसके बाद जब ये देखेंगे मैं पूरी तरह ट्रेन हो गया हूँ तो फिर इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे। तो कुछ अर्सा इनके साथ रह के मैं अमल प्रोड्यूस करूँगा, और जब मैं प्रॉपर्ली ट्रेंड हो जाऊँगा तो फिर मैं ख़ुद से इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। यही बात कंपनी में है कि जब आप अप्लाई करते हैं MBA फ़ाइनेंस करके किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में जब आप एक पोजीशन के लिए अकाउंट्स मैनेजर की इंटरव्यू देंगे, तो कंपनी चूँकि फ़ाइनेंस का भी मसला है, इल्म का मसला नहीं है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो वो आपको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ती, वो आपको किसी डायरेक्टर फ़ाइनेंस के तहत या जो ऑलरेडी फ़ाइनेंस का हेड काम कर रहा है उसके साथ अटैच कर देंगे, ताकि आप पहले कुछ अर्सा उनके साथ काम करके तो उसके बाद फिर आपको इंडिपेंडेंटली छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को मैनेजमेंट साइंसेज में अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप बोलते हैं। नाम सुना आप? ठीक है ना। कुछ अर्सा आपको इंटर्नशिप करवाएंगे या अप्रेंटिसशिप पे ले गए, जब आप देखेंगे प्रॉपर्ली तैयार हो गए हैं। इसलिए बाज़ कंपनी अगर पहली लम्हे पर जॉब ऑफ़र कर दें तो प्रोबेशन पीरियड रख देती हैं, और उस प्रोबेशन पीरियड में भी किसी के साथ उसको अटैच कर देंगे। और उसका पर्पज़ क्या होता है इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का, प्रोबेशन पीरियड का, कि जो इल्म इसने लिया है उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन या उस फील्ड की जो प्रोसेस है उसके मुताबिक उसको अमल में ढालने का तरीका उसको पता चल जाए। यानी इस अमल को अप्लाई कैसे करना है, उस एप्लीकेशन को सीखने के लिए जो सीखा हुआ है यूनिवर्सिटी से, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए वो किसी के साथ उसको अटैच कर देते हैं। हमारी जो दीनी किताबें हैं, इस अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या प्रोबेशन पीरियड को आप इसको दीनी इस्तिलाह क्या देंगे? ठीक है ना। सोबत क्या होती है बेसिकली, कि जो सीखा है आपने वो किसी प्रैक्टिकल आदमी की सोबत में बैठे, ताकि जो सीखा है उसको माशरे पर या अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने का तरीका सीख लें आप। तो सोबत एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को बोलते हैं। इसलिए अक्सर लोग जो आप किताबों में पढ़ेंगे हमारे बुज़ुर्गान दीन, कि जब वो तालीम से फ़ारिग होते थे किसी सोबत वाले की तलाश में जाते। और सोबत में फ़ायदा ये है कि इसमें ना सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मिलता है बल्कि नॉलेज भी मिलता है। इसलिए बाद ऐसे बुज़ुर्गान दीन जो गांव में चिट्टे अनपढ़ हैं, बिल्कुल नहीं पता, तो जब आप उनकी सोबत में बैठते हैं तो ना सिर्फ मामलात को हल करने का तरीका मिलता है, बल्कि मामलात के पीछे जो थ्योरी होती है, जो सीना बसीना चलती है, जब वही थ्योरी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में बन के जब वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होती है, तो सोबत में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और सोबत सबसे ज़्यादा हिट किसको करती है? सोच के अमल को। सोचने समझने की सलाहियतें सबसे ज़्यादा सोबत से मुतासिर होती हैं। जब मैंने कहा ना एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, वो किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी दफ्तर में कर रहे हो या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हो, तो वो सोच विचार में किस चीज़ को छोड़ना है, किसको अपनाना है, हिकमत का ताल्लुक भी सोच के साथ होता है। कि नॉलेज तो है आपके पास, हिकमत एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है कि किस वक्त आपने कौन सी दलील इस्तेमाल करनी है। दलीलें तो सारी ठीक हैं, मगर दलीलों में किस दलील का हालात के मुताबिक इंतखाब करना है और सामे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस दलील को कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको सोबत से मिलती हैं। तो तामीर शख्सियत सिर्फ़ इल्म की बुनियाद पे नहीं होती। आप ये देखें कि आप अगर अच्छा इल्म है आपके पास, तो उठते बैठते सुबह शाम आप किन लोगों की सोबत में बैठते हैं।
वो जो हर वक्त आपके काम में, आपकी कंपनी में, आपकी तहरीक में, आपके कायद में, आपके बुज़ुर्गों में नुक्स निकालने के शौकीन हैं, या आप हालात और वाक़यात में सख्ती के बावजूद भी मामलात अगर तल्ख़ हो जाएं, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई टफ़ टाइम आ जाए तो उस टफ़ टाइम में उसका सबसे कीमती सरमाया वो दोस्त होगा जो उसको हिम्मत और उम्मीद दिलाता रहेगा, जिसका नेमुल बदल दुनिया की कोई नेमत नहीं है। उसके फिर मैं आगे हवाले दूँगा। मगर सोबत एक ऐसी चीज़ है कि इल्म की कमी या फरावानी, इस अगर फरावानी हो तो इसको कंट्रोल रखेगी और कमी हो तो वो पूरा कर देंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये लाशौरी और शौरी दोनों सतह पर आके डायरेक्ट सोच को हिट करते हैं। तो इल्म अगर अमल में नहीं ढल रहा तो उसकी एक वजह यह है कि आपको पता नहीं है, तो जिसको पता है उससे पूछ लें, उसकी सोबत में बैठ लें। बाज़ दुकानों पे आप जाएं तो कोई कारीगर रख लेते हैं, तो उस्ताद जी कहते हैं भाई कुछ अर्सा तुमने करना कुछ नहीं, सिर्फ ये देखो मैं काम किस तरह करता हूँ। तो वो एप्लीकेशन और नॉलेज की तरफ इशारा करते हैं कि काम तो तुम्हें बता दूंगा, ये तो एक दिन में बता दूंगा, करना कैसे है उसके लिए टाइम लगेगा तुम्हें। और इसी तरह बाकी मामलात में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इल्म के हवाले से आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और दे देता हूँ। अब जब कोई आदमी बोल रहा होगा, अब कल का जो सेशन है मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, जब कोई आदमी बोल रहा होगा तो उसकी दलील से आप उसके इल्म की गहराई तक पहुँच जाएंगे, उसके तर्ज़ गुफ्तगू और तर्ज़ तहरीर तक से आप उसकी सोबत तक पहुँच जाएंगे। तो मुकालमा बैनुल मज़ाहिब पे जब किताबें मैंने कल आपको पढ़ाई थी उसमें इल्म तो था, सोबत नहीं थी किसी। आप समझ गए सारा? ठीक है ना। अब हम इल्म के हवाले से चलते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि वो सारा ग्राफ मैंने ऊपर कर दिया, अब हमारा इल्म आ गया। इल्म कितनी किस्मों का है? कितनी किस्मों का बताएं, क्या लिखूं? पहली किस्म कौन से लिखूं? ये तो हेल्प कर दी कि दो में डिवाइड करना, बताएं जी। इक्तिसाबी है, दायमी है, और फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नाफे गैर नाफे। अगर मैं यूँ कहूँ मादी और गैर मादी भी कहा जाता है, असली और नकली भी कहा जाता है। जो मर्ज़ी टर्म्स ले लें, मुख्तलिफ टर्म्स हैं। एक हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक वो नॉलेज है जो अक्ल ने प्रोड्यूस किया, और एक वो है जो डिवाइन है, जो ऊपर से आया, हमारी अक्ल से ऊपर है।